फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टडी कर लिया था फोर्सेस एक्टिंग ऑन सर्कुलर मोशन, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब थ्योरी लेक्चर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में हम लोग ने ना 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया था। उसमें सबसे पहले हमने देखे गैलीलियो, उसके बाद हमने देखा था सर जॉन कैपलर, और थर्ड हमने देखे थे सर आइजैक न्यूटन, जिसका एग्जाम्पल हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ले चुके हैं। अब हमें ना थोड़ा सा बेसिक स्टडी के साथ चलना है। यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ मुझे स्टडी करनी है तो उसके लिए ना फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिटरी मोशन के लिए तो बहुत, या फिर हम लोग बात करते हैं जितना भी हमें आसमान में सेलेस्टियल बॉडीज नज़र आती है, इन सभी को देखते हुए हम कई बार खुश हो जाते हैं। जब लाइन चली जाती है तो हम लोग सितारों को देखते हैं, चांद की रोशनी के साथ इंजॉय करते हैं। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरिक एविडेंस हमारे पास में अवेलेबल है, जहाँ पर अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग फिलोसोफर्स ने अपनी स्टडीज़ करके हमको कुछ ना कुछ डेटा प्रोवाइड किया है। उसमें से हमारे पास में थे एक गैलीलियो। इन्होंने सेल्फ डिज़ाइन टेलीस्कोप की मदद से नेकेड आई से कुछ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, हेवनली बॉडीज जैसे कि सैटर्न, मून एंड अदर स्टार्स भी स्टडी किए थे, और इनके कंटिन्यू ऑब्जर्वेशन की मदद से इनके पास एक डेटा अवेलेबल हो गया था। इस डेटा का इस्तेमाल किया था हमारे साइंटिस्ट, जो कि हम यहाँ पे नाम लिखने वाले हैं, दैट इज जॉन कैपलर इन 16th century। इन 16th century इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि जितने भी प्लैनेट है ये सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं। इलिप्टिकल ऑर्बिट यानी कि होता है एलिप्स। व्हाट मीन बाय एलिप्स? देखिए, ये हो गया हमारा सर्कल और सर्कुलर पाथ, ये हो गया हमारा ओवल, और इलिप्टिकल मीन्स यहां बना देता हूं ऊपर में लाइक दिस, थोड़ा और फ्लैट कर दिया तो ये हो गया हमारा एलिप्स। दिस इज योर एलिप्स। तो ये रास्ता है, ये पाथ है फॉर द रिवॉल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट और प्लैनेट अराउंड द सन। ये एक बात हो गई। अब इसके साथ इन्होंने जो कुछ भी ऑब्जर्वेशंस के साथ स्टडी करके इन्होंने लिखा, उसमें से उन्होंने 3 स्टेटमेंट दी, और वो 3 स्टेटमेंट आज कहलाती है लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन और प्लैनेटरीज लॉज ऑफ कैपलर, और गिवन बाय कैपलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय कैपलर। सो 3 लॉज को हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। उसमें से हमारा जो फर्स्ट लॉ है उसे समझने की ज़रूरत है। तो फर्स्ट लॉ में पहले हम लोग एक एलिप्स बना लेते हैं। ये है हमारे पास में एलिप्स और एलिप्टिकल पाथ। अब सर्कल का कैसा होता है? सर्कल का होता है एक ही सेंटर। सर्कल का होता है एक ही सेंटर। हम इस सेंटर को एक नाम देते हैं, दैट इज फोकस। क्या कहेंगे इसे? फोकस। लेकिन एलिप्स के ना 2 फोकस होते हैं, एक यहां पर और एक यहां पर। 1 फोकस फॉर दिस कर्व एंड 1 फोकस फॉर दिस कर्व। Therefore, they will be called as foci। फोकस हो गया हमारे पास में सिंगुलर, और फोकाई हो गया प्लूरल। जैसे हमारे पास में होता है रेडियस, ये सिंगुलर होता है, एंड रेडाई ये क्या होता है? प्लूरल होता है। अगर एक सर्कल में एक से ज़्यादा रेडियस होंगी तो फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो प्लैनेट है, प्लैनेट ये रिवॉल्व करते हुए इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं,
और इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते समय पर सन, अभी इसे मैं हटा देता हूँ, सन जो है, सपोज दिस इज सन, सन किसी एक फोकाई पर रहता है, दो फोकाई में से किसी एक जगह पर अवेलेबल होगा। अगर प्लैनेट यहाँ पहुँच जाता है सपोज टू बी, तो सन इस फोकाई पर रहेगा, और अगर प्लैनेट यहाँ पर पहुँचता है इस एरिया में, इस रीजन में, तो सन इस फोकाई पर रहेंगे। हम जानते हैं कि सन हमारे अपने खुद की लोकेशन चेंज नहीं करता, इसीलिए ये लॉ भी ड्रॉबैक में आ गया, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, ध्यान रखिए, डेफिनेशन हो, लॉज हो, रूल्स हो या फिर प्रिंसिपल्स हो, टेक्स्ट बुक में जैसे दिए गए हैं वैसे के वैसे ही लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। हो सकता है हाफ मार्क मिले, कंप्लीट मार्क्स ना मिले, जीरो तो स्वाभाविक सी बात है। फिर स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट is ellipse with the sun at one of the foci। तो जो ऑर्बिट है वो प्लैनेट का वो कैसा रहेगा, एलिप्स, और जो सन रहेगा दोनों में से किसी एक फोकाई पे रहेगा। लॉ लिखने का तरीका ऐसा ही है, हमको लिखना पड़ता है जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट, कॉमा करना होता है, इन्वर्टेड कॉमा में पूरा लॉ लिखना पड़ता है, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग एनी लॉ। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फर्स्ट लॉ। Let's move toward the second law. सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगेन हम लोग इलिप्टिकल पाथ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द इलिप्टिकल पाथ, थोड़ा बहुत लग रहा है इस बार। मान लेते हैं कि हमारे पास में जो सन है ना वो इधर है, इस पोजीशन पर है। दिस इज आवर सन, लेट इट बी एस। अब होना ये है कि हमारा जो प्लैनेट है ना फिलहाल इस पोजीशन है, लेट दिस पोजीशन बी ए, और सन की पोजीशन हम लोग मान लेते हैं ओ। प्लैनेट हमारा इस पोजीशन पे है, सन से लेकर तो प्लैनेट का डिस्टेंस हो गया ये ओ ए, ये डिस्टेंस हो गया। अब इन 2 months, इन 2 months 2 महीने में ये प्लैनेट ए से लेकर इस पोजीशन पे पहुंचता है, दैट इज पोजीशन बी, दैट इज पोजीशन बी। तो इस फर्स्ट कंडीशन में इसने इतना एरिया कवर किया इन 2 month इंटरवल, 2 महीने के इंटरवल में। टाइम जो है इसका t, व्हाट इज t? इट इज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, लेकिन कंप्लीट रिवॉल्यूशन नहीं हुआ यहाँ पर, तो t हमारे पास में हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का ये जो इंटरवल है छोटा सा 2 महीने का इंटरवल, 2 महीने की अवधि, 2 महीने की अवधि में ये ए से लेकर बी तक पहुंचा। अब मानते हैं इन सेकेंड केस हमारा प्लैनेट है यहाँ पर सी पोजीशन पर, और इस C से इसका डिस्टेंस सन का ये हो गया। सेम अगेन इन 2 months, दूसरे 2 महीने में ये प्लैनेट C से इस D तक पहुंचा, ये हो गया हमारा सेकेंड केस। इन दिस सेकेंड केस इसने इतना एरिया कवर किया। एरिया कवर करना या फिर हम बोल सकते हैं स्विप्स एरिया। स्विप्स मतलब प्लैनेट यहाँ से लेकर यहाँ तक सर का स्विप हुआ और उसने इतना एरिया कवर किया। नेक्स्ट, अब प्लैनेट है हमारे पास में इस डी के बाद ई पोजीशन पे, अगेन इन 2 months ई से लेकर यहाँ पर वो एफ तक आया, ये हो गया सन से डिस्टेंस। एंड दिस इज द थर्ड कंडीशन, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ 3, और इसने इतना एरिया कवर किया। अब
अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय केपलर, उनका ये कहना था अगर टाइम इंटरवल हर जगह सेम है, 2 मंथ्स 2 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स 4 मंथ्स जो भी होगा, अगर इधर 3 है तो 3 मंथ्स रहेंगे, अगर यहाँ पे होगा 5 मंथ 5 मंथ 5 मंथ 5 5 5 15 हो जाता है, वो ज़्यादा हो गया, अर्थ के लिए नहीं रहेंगे हम लोग, उसके लिए हम छोटे क्वांटिटीज़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में अगर टाइम इंटरवल सेम है, वही प्लैनेट है और सन के अराउंड ही अगर रिवॉल्व हो रहा है, सो इन दिस केस एरिया of first condition or in this region is equals to area of second is equals to area of third। सेम टाइम इंटरवल के लिए सेम प्लैनेट के लिए हर जगह एरिया रहेंगे इक्वल, हर जगह एरिया क्या रहेंगे इक्वल, स्विप्स इक्वल एरिया, सरकेगा इक्वल एरिया के साथ, स्विप्स इक्वल एरिया। तो द सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन स्टेट्स दैट द लाइन joining the planet and the sun ये जो लाइन हमने ज्वाइन किया ना, प्लैनेट से लेके सन तक, प्लैनेट से सन तक, प्लैनेट से सन तक, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, प्लैनेट एंड द सन, ये प्लैनेट हो गए और ये सन, स्वीप्स इक्वल एरिया, इक्वल एरिया के साथ सरकेंगे, स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है 2 मंथ्स का। तो ये हमारा एक प्रकार का मोशन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, याद आ रहा है कुछ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उस तरीके से रिलेट भी होता है। इज दैट क्लियर? सो थर्ड लॉ क्या कहता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि जो हमने इसके पहले स्टडी किया था सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r, और दूसरा एक फॉर्मूला हमको यहाँ मिलने वाला है, या फिर एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको यहाँ मिलने वाला है, दोनों का इस्तेमाल करके हमें एक डेरिवेशन सॉल्व करना है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट कंडीशन में हम समझने के लिए ना एक चलो एग्जाम्पल देते बोर्ड पे जाने से पहले। हम एक रेस लगा रहे हैं साइकिल पे और थोड़ी सी रेस अनइवन है, ये है आपकी साइकिल और ये है आपके साइकिल के पहिए, ये आपकी साइकिल है, वो डिटेल में नहीं बनाऊंगा, और ये है एक छोटे बच्चे की साइकिल, ये उसके व्हील्स है। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, नहीं तो मैं बोलने ही वाला वैसे भी आगे। इन दोनों में रेस चल रही है, मान लेते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में ले, दोनों पैरेलल खड़े हुए, अब साइकिल चलाने वाले हैं। क्या होगा भैया, आपको ज़्यादा पैडल मारने पड़ेंगे या ज़्यादा पैडल छोटे बच्चे को मारने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए? जल्दी सोचिए। वेरी गुड, पता नहीं आपने सोचा कि नहीं सोचा, लेकिन फिर भी वेरी गुड, कम से कम आप तो कॉन्सेंट्रेशन के साथ देख रहे हैं। यहाँ आपको साइकिल के रिम का या टायर का सर्कमफरेंस नज़र आ रहा है, करेक्ट? ये इतना बड़ा है, वेयर एज इसके व्हील्स छोटे हैं, इसके व्हील्स छोटे हैं, इसके व्हील्स बड़े हैं। तो अगर बड़ा है तो बड़ा होने के बाद डिस्टेंस तो कवर करेगा, नो डाउट, बट ये टायर इस पॉइंट से लेकर पूरा घूम के वापस इस पॉइंट पर आने के लिए टाइम तो लेगा ना जनाब। वही ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए वापस बहुत कम टाइम लेगा। यही होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग प्लैनेट में भी देख सकते हैं। ये सन है, करेक्ट? और सन से सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है? जल्दी बोलिए, सन से सबसे करीब कौन सा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? वेरी गुड, शायद इस बार जवाब दिया आपने, दैट इज मर्क्यूरी। और सन से थर्ड प्लैनेट कौन सा है? थर्ड, अगेन वेरी गुड, ये तो आपको आता ही है, दैट इज व्हाट? अर्थ। बीच में कौन है? वीनस। तीनों एक लाइन में बिल्कुल भी नहीं होते, सबका अलग अलग है पोजीशन, फिलहाल ऐसे बना दिया। तो ये सबसे करीब है, तो ये हो गया इसका रिवॉल्यूशन पाथ और ये हो गया अर्थ का रिवॉल्यूशन पाथ।
कौन सबसे जल्दी सन का रिवॉल्यूशन करेगा, मर्क्यूरी और अर्थ? यस, मर्क्यूरी। क्यों? क्योंकि इसका जो है रिवॉल्यूशन सर्कमफरेंस और रिवॉल्यूशन पार्ट ये छोटा है एज कंपेयर टू अर्थ। अगर हम लोग वैल्यूज़ की बात करें तो भैया ये 88 डेज में रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है मर्क्यूरी अराउंड द सन, वेयर एज अर्थ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करता है 365 डेज अप्रॉक्स। थोड़ी वैल्यू आगे पीछे है, अभी एक्यूरेट वैल्यू की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो 365 तो फर्क आ गया ना, फर्क आ गया। सो रिवॉल्यूशन पीरियड के लिए हमारे पास में क्या है t, और डिस्टेंस के लिए हमारे पास में क्या था r। याद कीजिए, थोड़े लेक्चर पहले हम लोगों ने सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की थी। हमने ऐसा ड्रॉ किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये O था, ये A था, यहाँ पर हमारे पास में R था। तो डिस्टेंस के लिए हमारे पास में क्या है r, स्मॉल r। कहीं कहीं पे इसको A भी लिया गया है, राइट। हम इन दो टर्म की बात करेंगे। तो t इज योर पीरियड ऑफ revolution and r is the distance between sun and the planet। planet और sun के बीच का डिस्टेंस है। मैं मिटा दूं? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अगर डिस्टेंस कम है तो रिवॉल्यूशन भी पीरियड कम रहेगा 88 डेज। लेकिन अगर डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो रिवॉल्यूशन पीरियड यानी कि टीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब एक वैल्यू बढ़ती है और दूसरी भी बढ़ती है, एक वैल्यू घटती है दूसरी भी घटती है, तो इस इंस्टेंस को क्या कहते हैं, इस प्रोपोर्शन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां बोला जाता है टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। अगर ये टाइम पीरियड का स्क्वायर से बढ़ेगा तो डिस्टेंस उसके क्यूब से बढ़ेगा, उस डिस्टेंस के r की क्यूब की वैल्यू इक्वल रहेंगी। इज दैट क्लियर? हमारे पास में और एग्जांपल है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। 2 रुपए का एक पेन, तो 2 पेन कितने के? 4 रुपए के। यहाँ पे रुपए बढ़े, यहाँ पे पेन की क्वांटिटी बढ़ी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये आपको समझ में आ गया है। हम इससे लॉ लिखेंगे, स्पेस खाली कर देते हैं और लॉ लिखेंगे यहाँ पर। सो थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन गिवन बाय केपलर स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। तो स्क्वायर किसका भैया? स्क्वायर टी क्या है? पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किसका? अराउंड द सन। लेकिन हमने यहाँ पे इट्स बोला है, इट्स किसके लगाया गया है? इट्स लगाया गया है प्लैनेट के लिए। अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है स्क्वायर ऑफ पीरियड रिवॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। तो सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज r, उसके क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर? तो these are the 3 laws given by Kepler and these laws are called as laws of planetary motion given by Kepler। भैया अब लॉज को बनाने के लिए बहुत स्टडी लगती है। हम ऐसे ही हवा में चलते बात करते करते लॉ नहीं बोल सकते, हम डेफिनेशन भी नहीं बोल सकते, बहुत रिसर्च लगती है। इसीलिए
इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है। आपको ये डायग्राम दिया जाएगा और बोला रहेगा आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड स्टेट इट्स लॉ, या फिर स्टेट विच कैपलर्स लॉ इट फॉलोज। आपके पास में ऐसा दिया रहेगा ये रिलेशन, और आपको बोला रहेगा इसके ऊपर लॉ लिखिए। आपके पास में ये डायग्राम दी रहेंगी और बोला जाएगा इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो इस तरीके से एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा कि स्टेट कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, थर्ड लॉ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। तो आप इसको अच्छे से बाहर कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो साइंस विद आशीष इस चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।